हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी गरिमा मैम शांति हरी सुधान चंद ऑनलाइन क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली 1 बजे से यूट्यूब पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10th का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, जिसमें हम चालू कर चुके थे पहला चैप्टर। उसमें 2 लेक्चर हो चुका था, 2 लेक्चर हो चुका था। आज इसका तीसरा लेक्चर है। क्या है? तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम आपको जैव प्रक्रम के बारे में बता दिए थे, पोषण बता दिए थे, उसके आगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता दिए थे, इत्यादि चीजें मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे अमीबा। अमीबा में पोषण कैसे होता है, आखिर अमीबा क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोशिका 2 प्रकार का होता है। कोशिका कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। एक होता है एक कोशिकीय, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। पहला क्या होता है? तो एक कोशिकीय, दूसरा क्या होता है? तो बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो, वो हमारा एक कोशिकीय जीव कहलाता है, यानी एक कोशिकीय कोशिका वो हमारा जीव कहलाता है। दूसरा क्या है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से क्या हो? मिलकर बना हो। जैसे में बहुकोशिकीय में कौन कौन आ जाएंगे? सबसे पहले एक कोशिकीय में कौन कौन से जीव आ जाएंगे? जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। और मनुष्य और जीव जंतु ये बहुकोशिकीय हैं, क्योंकि ये एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। यानी हमारे नाक का कोशिका अलग है, हमारे आंख का कोशिका अलग है, हमारे कान का कोशिका अलग है, हमारे सब शरीर के अंगों का कोशिकाएं अलग अलग हैं, इसलिए हम बहु कोशिकीय जीव कहलाते हैं। लेकिन अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर क्या है? बने हैं। मतलब इनमें अलग अलग कोई अंग नहीं है, ये इनमें एक ही अंग है, वो है उनका अमीबा। लेकिन हमारे में क्या होता है? हमारे में क्या होता है कि हम बहुकोशिकीय जीव हैं। हमारा शरीर बहु एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या है? हमारा शरीर जो है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी हमारी एक से अधिक है। हमारी हाथ की कोशिकाएं अलग हैं, हमारी नाक की कोशिकाएं अलग हैं, मतलब हमारे सारे अंग की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनी है। वहीं दूसरी तरफ अमीबा और पैरामीशियम यह एक ही प्रकार की कोशिका से इनका शरीर का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। तो ये अमीबा और पैरामीशियम को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो एक कोशिकीय श्रेणी में इसको रखा जाता है। वहीं हम मनुष्य यानी मानव और जीव जंतु को किस में रखा जाता है? तो बहुकोशिकीय में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? तो बहुकोशिकीय में रखा जाता है। जैसे जीव जंतु, जैसे हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे जो जीव जंतु हैं ये क्या है? ये बहुकोशिकीय हैं, क्योंकि इनके हर एक शरीर का जो अंग है वो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या? अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना है। लेकिन वही अमीबा का एक ही प्रकार की कोशिकाओं से उसका शरीर का निर्माण हुआ है। तो समझ में आ गया? जीव जंतु और मनुष्य को किस श्रेणी में रखेंगे? तो बहुकोशिकीय में रखेंगे। और अमीबा और पैरामीशियम को किस में रखेंगे? तो एक कोशिकीय में रखेंगे। किस में रखेंगे? तो एक कोशिकीय में रखेंगे। वही बात इसमें बोला गया है कि कोशिका हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा एक कोशिकीय, दूसरा क्या होता है? बहुकोशिकीय। दूसरा क्या होता है? बहुकोशिकीय। और बहुकोशिकीय यानी मनुष्य एवं जीव जंतु, मनुष्य एवं जीव जंतु। और बहुकोशिकीय में कौन से श्रेणी के जीव आते हैं? तो हमारा मनुष्य आते हैं और जीव जंतु आते हैं। और वही एक कोशिकीय में क्या आता है? एक कोशिकीय में हमारा अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है। क्या आता है? अमीबा आता है और पैरामीशियम आता है। ये अमीबा, ये जो अमीबा है, ये अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों क्या हैं?
तो ये दोनों हमारा एक कोशिकीय जीव है। क्या है? हमारा एक कोशिकीय जीव है। और ये जो मानव है, ये मानव है तथा जो जीव जंतु है, जो जीव जंतु है और तथा मनुष्य है, ये किस श्रेणी में आते हैं? तो ये हमारा बहुकोशिकीय श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? तो हमारा बहुकोशिकीय श्रेणी में आते हैं। समझ में आ गया? तो आगे बढ़े। समझ में आ गया? अब आया कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। आखिर अमीबा क्या है? तो हम पहले ही बताएं, सबसे पहले याद रखेंगे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और हम आपको बताए थे कि पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें आया था एक हमारा प्राणी संपोषी जीव, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं। अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो अमीबा हमारा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। अमीबा कौन सा जीव है? तो प्राणी समपोषी जीव है। और अमीबा कौन सा जीव है? तो प्राणी समपोषी जीव है। क्या है? प्राणी समपोषी जीव है। और अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद अमीबा का अमीबा का जो आकार होता है, जो आकार होता है अमीबा का, मतलब अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है? तो अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। यानी इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है, क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव है। इसका शरीर जो है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा का आकार कैसा होता है? निश्चित, अनिश्चित, समान या नॉनअब्दिश। तो अमीबा का आकार कैसा होता है? तो अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। इसका जो आकार है वो किसके कारण बदलता रहता है? तो उत्पादों के द्वारा। किसके द्वारा? तो उत्पादों के द्वारा इसका ये आकार बदलते रहता है। क्या रहता है? बदलते रहता है। अब आएगा बारी कि उत्पाद क्या है। उत्पाद क्या है? उत्पाद क्या है? तो यह उत्पादों की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। यानी ये इसका झूठा पैर होता है। क्या होता है? झूठा पैर होता है। उत्पाद जो होता है, उत्पादों की सहायता से अमीबा में एक अंग बोला जाए होता है, जो होता है क्या होता है? तो हमारा उत्पाद होता है, जिसकी सहायता से, उत्पादों की ही सहायता से ये भोजन को ग्रहण करता है। क्या करता है? तो भोजन को ग्रहण करता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा अमीबा अपना भोजन कैसे करता है? तो उत्पादों के द्वारा करता है। किस विधि से करता है? तो उत्पादों से करता है। किससे करता है? तो उत्पादों से करता है। और इसी उत्पादों के बिगड़ने और बदलते रहता है। मतलब उत्पाद जो है बदलते रहता है, इधर उधर चलते रहता है, इसीलिए इसका आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। जिसमें इसमें कहा गया है इसका आकार कभी ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। ठीक है। अमीबा में पोषण अंतःग्रहण अंतःग्रहण पाचन तथा बहिष्करण के रूप में, बहिष्करण प्रक्रिया के द्वारा होता है। अमीबा में पोषण किस किस विधि से होता है? तो अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्करण प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है। यानी अमीबा में भोजन 3 प्रक्रिया में पूर्ण होता है। कितने प्रक्रियाओं में पूर्ण होता है? तो 3 प्रक्रियाएं में पूर्ण होता है। एक पहला हमारा अंतःग्रहण हो जाएगा, दूसरा हमारा पाचन हो जाएगा और तीसरा हमारा हो जाएगा बहिष्करण। क्या हो जाएगा? बहिष्करण। अब नेक्स्ट आते हैं। अमीबा में पाचन भोजन रसधानी में होता है। अमीबा में जो पाचन होता है, जैसे सबसे पहले तो ये समझेंगे अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब जब अमीबा को कहीं भोजन दिखाई देता है तो अपने उत्पादों की सहायता से उस भोजन को घेर लेता है और अपने मुख में ले लेता है। मुख में लेने के बाद उसका पाचन कैसे करता है?
तो पाचन वो उस भोजन को अपने रसधानी में चला जाता है, वो भोजन जो होता है उसके रसधानी में चला जाता है, जो एंजाइमों के द्वारा होता है, और रसधानी में जाके विभिन्न एंजाइमों के द्वारा वो जो भोजन के जटिल अवयव होते हैं वो सरल घटकों में टूट जाते हैं, जिससे इसका भोजन का पाचन क्या होता है, हो जाता है। भोजन का पाचन क्या होता है, तो इसका हो जाता है। आगे बात है, अमीबा में अपने भोजन को शरीर से बाहर निकालने में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा को किसको, तो अमीबा को अपने शरीर से अपने शरीर से अपने शरीर से भोजन को बाहर निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा को, जैसे अमीबा अपना भोजन को अंतःग्रहण किया, यानी भोजन को ग्रहण किया, फिर उसका पाचन कहाँ हुआ, रसधानी में हुआ। क्या हुआ, रसधानी में हुआ। लेकिन ये जो बहिष्करण होता है, तो इसका कोई निश्चित अंग नहीं है जिससे वो अपने जो खराब पदार्थ होते हैं उसको वो उत्सर्जित करे, यानी उसका बहिष्करण करे। इसमें कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है, क्योंकि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। समझ में आ गया। पहला क्या बताया है कि अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। क्या है, प्राणी संपोषी जीव है, और ये एक कोशिकीय जीव है। क्यों है, क्योंकि इसका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। या यह अपने कुटपादों की सहायता से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। किसकी सहायता से भोजन को ग्रहण करता है, तो कुटपादों की सहायता से। इसको झूठा पैर भी बोलते हैं। और यही कुटपाद जो है बनने और बिगड़ने के क्रम में जब ये बनता है और चलता है, तो इसी के कारण इसका आकार अनिश्चित होता है। उसके बाद अमीबा में भोजन 3 चरण में पूर्ण होता है। पहला होता है अंतःग्रहण, भोजन को देखेगा, चारों तरफ से घेर लेगा, जैसे यहाँ पे बताया गया है, इसको हम बताते हैं अभी। ठीक है, अंतःग्रहण होता है, पाचन, यानी भोजन को सबसे पहले रसधानी में जाएगा, वहां विभिन्न एंजाइमों से वो सरल जटिल अवयव को सरल घटकों में तोड़ देगा। उसके बाद उसका बहिष्करण, यानी उसका उत्सर्जन करने के लिए इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है, जिधर से इसका अंग बन जाता है वहां से ये अपना उत्सर्जन कर देता है, यानी बहिष्करण की प्रक्रिया पूर्ण कर देता है। जैसे यहाँ पे समझाया गया है कि अमीबा को यहाँ भोजन दिखा है, तो भोजन दिखा है तो ये ऐसे गया है और उसके पास चारों तरफ से उसको घेर लिया है। क्या किया है, घेर लिया है, यानी भोजन का ग्रहण उत्पादों के द्वारा अपने ये जो झूठा पैर देख रहे हैं इसको ये क्या किया है, घेर लिया है। क्या किया है, घेर लिया है। उसके बाद है अंतःग्रहण। उसके बाद घेरने के बाद क्या किया है, घेरने के बाद क्या किया है, घेरने के बाद उसको अंतःग्रहण किया है, यानी घेरने के बाद उसको क्या किया, खा गया है। क्या किया है, अपने अंदर लेके गया है, अपने अंदर लेके चला गया है। क्या किया है, तो अपने अंदर लेके चला गया है। अंदर ले जाने के बाद पाचन कर रहा है, यानी अंदर ले जाने के बाद भोजन रसधानी में, किसमें, तो भोजन रसधानी में उसका पाचन कर रहा है। क्या, भोजन रसधानी, यानी बीच सेंटर में भोजन रसधानी में उसका क्या कर रहा है, पाचन कर रहा है। उसके बाद उसका अवशोषण, मतलब उसमें से पोषक तत्वों का अवशोषण हो रहा है भोजन रसधानी में। उसके बाद बहिष्करण के लिए किसी निश्चित स्थान के अभाव है, मतलब इसके बहिष्करण के लिए कोई निश्चित एक अंग नहीं है, तो जिधर से वो अपना बहिष्करण मतलब उत्सर्जन अंग अपना बना लेता है, उधर से वो अपने भोजन का यहाँ पे क्या करता है, उत्सर्जित कर लेता है। यहाँ पे आपको दिखा गया है, यानी यहाँ पे भी कहा गया है कि निश्चित स्थान का अभाव है, मतलब इसमें कोई ऐसा अंग नहीं है, विशेष अंग नहीं है जिससे वो क्या कर सके, अपना उत्सर्जन कर सके। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले ये भोजन को घेरता है, घेरने के बाद उसको अंतःग्रहण यानी ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद भोजन भोजन को रसधानी में ले जाके उसका पाचन करता है, पाचन करने के बाद उस भोजन से पोषक तत्व का अवशोषण करता है। क्या करता है, तो अवशोषण करता है, तथा उसके बाद किसी निश्चित स्थान के अभाव, मतलब उसका तो कोई निश्चित अंग नहीं है जिससे वो अपना बहिष्करण या उत्सर्जन कर सके, तो वो किसी ने अपना एक अंग बनाता है, उस एरिया से वो अपना वेस्ट पदार्थ यानी जो खराब चीजें होती हैं उसका वो उत्सर्जन कर देता है। क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है।
यही है अमीबा। अमीबा का आकार कैसे भी हो जाता है, क्योंकि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, तो उसको कैसे बनाएंगे भी तो वो वही होगा। यहाँ इसको दिखाया गया है कि ये इसका कुटपाद है। ये क्या है? इसका ये कुटपाद है, ये झूठा पैर है। ये कभी इधर से भी बना सकता है, कभी इधर से भी बना सकता है। ये इसका बीच का जो केंद्रक है, क्या है? केंद्रक है भोजन रसदानी, जहाँ ये भोजन का क्या करता है? पाचन करता है। जहाँ ये भोजन का पाचन करता है, क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। भोजन रसदानी खाद्य रीतिका उसको बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? तो अमीबा के बारे में समझ में आ गया होगा, तो एक बार हाँ यस लिखें और हम आगे बढ़े। समझ में आ गया कि अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। आगे बढ़े। अब बात आती है पैरामीशियम की। किसकी? तो पैरामीशियम की। ये हमारा पैरामीशियम है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि पैरामीशियम भी एक कौन सा जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्यों है? क्योंकि यह इसका जो शरीर है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या है? तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे भी सेम वही बात कहा गया है कि पैरामीशियम एक प्राणी संपोषी एक कोशिकीय जीव है। यानी ये भी प्राणी संपोषी जीव है, जो अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करता है। और यह क्या है? एक कोशिकीय जीव है। आपको एक चीज हम बता दें कि जब भी अमीबा या पैरामीशियम के बारे में लिखना शुरू कीजिएगा, तो सबसे पहला हेडलाइन यही रहेगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है, और इसका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है? बना होता है। क्या होता है? बना होता है। ठीक है। पैरामीशियम एक प्राणी संपोषी एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। कैसा होता है? तो हमारा निश्चित होता है। और अमीबा का आकार कैसा होता है? तो अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। किसके कारण अनिश्चित होता है? तो कुटपादों के द्वारा, कुटपादों के कारण अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। लेकिन वहीं पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? तो पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। कैसा होता है? तो निश्चित होता है। इसके शरीर के प्रचलन अंगक सीलिया से ढका होता है। किससे ढका होता है? तो सीलिया से ढका होता है। ये अपना मूवमेंट यानी कैसे चलता है? जैसे अभी हम बताए हैं, अमीबा में जो कुटपाद होता है, कुटपाद यानी उसका झूठा पैर होता है, झूठा पैर बनाता है चलने के लिए। उसी तरह इसका जो प्रचलन अंगक है यानी अंग है, वो सीलिया है। क्या है? सीलिया है। अमीबा में क्या था? कुटपाद था। अमीबा में क्या था? तो कुटपाद था। वही हमारा देखेंगे पैरामीशियम में क्या है? तो सीलिया है। सीलिया इसका यही है, जो ये निकला हुआ है ना, ये छोटा छोटा निकला हुआ है, ऐसे 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 निकला है, यही इसका पैर है। इसी से वो अपना क्या करता है? गति करता है यानी चलता है। इसको क्या बोलेंगे? सीलिया बोलेंगे। जो ये छोटा छोटा निकला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? तो सीलिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो सीलिया बोलेंगे। क्या? तो सीलिया। क्या? तो सीलिया बोलेंगे। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। बात सही है, क्योंकि पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, तो इसका अंतःग्रहण के लिए भी कोई एक निश्चित स्थान होगा। क्या होगा? निश्चित स्थान होगा। इसका भी जो पाचन है वो 3 प्रक्रियाओं से होता है, यानी अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण। तो क्यों? अब देखिए, जैसे में अमीबा था, अमीबा का आकार अनिश्चित था, तो उसका कोई मेन पार्ट नहीं था कि वो वहां से अंतःग्रहण करेगा और वहां से वो अपना बहिष्करण करेगा, वहां से अपना पाचन करेगा। वो अपना कहीं कहीं अंग बना ले रहा था। लेकिन वहीं यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो इसका आकार निश्चित है। तो इसका जब आकार निश्चित है, तो इसका एक निश्चित अंतःग्रहण अंग होगा, एक निश्चित पाचन होगा, निश्चित केंद्रक होगा। इसका सब चीज क्या होगा? निश्चित होगा, एक अंग होगा। तो ये निश्चित इसका स्थान होता है किसके लिए?
तो अंतःग्रहण के लिए। किसके लिए? तो अंतःग्रहण के लिए। जो कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहलाता है, जो कोशिका मुख कहलाता है, यानी ये जो अपना अंतःग्रहण करता है, तो उस अंतःग्रहण अंग को क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोशिका मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोशिका मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोशिका मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें। ये सबसे पहले पैरामीशियम जो है भोजन के कण को देखता है, तो पैरामीशियम सीलिया की सहायता से भोजन के कण को कोशिका की मुख ओर ले जाता है। पैरामीशियम जैसे ही भोजन को देखेगा, पैरामीशियम जैसे ही भोजन को देखेगा, तो अपने वो सीलिया गति से, किससे? सीलिया गति से भोजन के पास जाएगा और उसको कोशिका मुख में ले लेगा। कोशिका मुख में क्या करेगा? कोशिका मुख में क्या करेगा? तो उसको ले लेगा। किसकी सहायता से? तो सीलिया की सहायता से। किसकी सहायता से? तो सीलिया की सहायता से। उसके बाद है भोजन के कण कोशिका मुख के द्वारा अंदर प्रवेश करता है, और जब ये भोजन को घेरेगा, तो वो भोजन मुख में मुख में कैसे प्रवेश करेगा? तो कोशिका मुख के अंदर से, मतलब कोशिका मुख के द्वारा वो अंदर प्रवेश करेगा। क्या करेगा? अंदर प्रवेश करेगा। भोजन के चारों ओर भोजन रसधानी बनती है। उसके बाद ये जब अंदर चले जाएगा, तो भोजन के चारों ओर, यानी भोजन के चारों ओर, भोजन के चारों ओर किसका क्या बनती है? तो भोजन रसधानी बनती है। क्या बनती है? तो भोजन रसधानी बनती है। उसके बाद भोजन रसधानी में एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन रसधानी में। किसमें? भोजन रसधानी में। किसकी सहायता से? तो एंजाइमों की सहायता से, क्योंकि भोजन को जटिल अवयवों को सरल घटकों में एंजाइम ही तोड़ता है, तो भोजन रसायनी में एंजाइम पाए जाते हैं और वहीं पे उसके भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन होता है। अपचित अवशेष किसी भी स्थान के शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये और उसके बाद जो अपचित जो भोज्य जो पदार्थ होते हैं, अपचय भोज्य पदार्थ, यानी अपचित भोज्य पदार्थ को ये एक अपने अंग से, अपने बहिष्करण अंग यानी उत्सर्जन अंग से उसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। क्या करता है? तो हमारा बाहर निकाल देता है। तो अमीबा का ये सारा समझ में आ गया होगा। इसमें हम बता ही दिए हैं कि ये हमारा सीलिया है। उसके बाद जल संतुलन बनाए रखती है। संकोची रसधानी, इसमें ये हो गया। लघु केंद्रक, इसका एक छोटा केंद्रक होता है, एक महाकेंद्रक बड़ा होता है। ये इसका कोशिका मुख है, जहां से ये भोजन को प्रवेश करता है। और भोजन रसदानी पाचन का स्थान, जिसमें भोजन का इसका क्या होता है? पाचन होता है। क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। तो आई होप आपको पैरामीशियम समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़े। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है और प्राणी संपोषी जीव है। इसमें भी 3 प्रकार से भोजन होता है: अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण। जो अपने सारे इस प्रक्रियाओं के द्वारा वो अपना भोजन करता है, यानी पोषण करता है। क्या करता है? पोषण करता है। तो आगे बढ़े। ये हमारा क्लियर हो गया। अमीबा खत्म और पैरामीशियम भी खत्म। अमीबा खत्म और पैरामीशियम भी खत्म हो गया। अब हमारा यहाँ तक का टॉपिक खत्म हो गया। जैव प्रक्रम में अमीबा और पैरामीशियम तक खत्म हो गया। अब हम चालू करेंगे पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम चालू करने वाले हैं। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। आखिर पाचन क्या होता है? भोजन का पाचन क्या होता है? तो भोजन का पाचन सबसे पहले समझेंगे। भोजन का पाचन मतलब होता है भोजन के जो जटिल अवयव होते हैं, जो जटिल अवयव होते हैं, उसको सरल घटकों में विभिन्न एंजाइमों के द्वारा, किसके द्वारा? विभिन्न एंजाइमों के द्वारा सरल घटकों में तोड़ देना क्या कहलाता है? भोजन का पाचन कहलाता है। और इस भोजन के पाचन के लिए जो जो अंग
जो अंग क्या करते हैं, सम्मिलित होते हैं, जो अंग सहायक होते हैं, जो संपन्न करने वाले जो अंग होते हैं, उसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पहले भोजन का पाचन किसे कहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से बताते हैं। यहाँ पे भी है, भोजन के जटिल अणुओं को, जो भोजन को जब हम मुंह में लेते हैं तो उसको कूचते हैं विभिन्न एंजाइमों के द्वारा, वो क्या करता है, काढ़ा रहता है, उसके बाद वो मुलायम हो जाता है। यानी जटिल अवयव को सरल घटकों में तोड़ते हैं। क्या करते हैं? सरल घटकों में तोड़ते हैं। तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब जो तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहेंगे? भोजन का पाचन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो भोजन का पाचन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो भोजन का पाचन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो भोजन का पाचन। और इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले जो अंग होते हैं, यानी जटिल अवयव को, यानी जटिल अणुओं को सरल घटकों में, सरल अणुओं में तोड़ने के लिए जो जो अंग उसमें सहायक होते हैं, जो जो अंग उसमें सहायक होते हैं, यानी संपन्न करने वाले जो अंग होते हैं, ये सभी प्रक्रियाओं को मिला के हमारा क्या कहलाता है? तो हमारा पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हमारा पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हमारा पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र समझ में आ गया कि हमारा क्या होता है? पाचन तंत्र भोजन के जटिल अवयव को विभिन्न एंजाइमों द्वारा सरल घटकों में तोड़ने की प्रक्रिया भोजन का पाचन कहलाता है। और इस क्रिया को संपन्न करने वाले जो अंग होते हैं, यानी इस क्रिया को जो पूरा करने वाले अंग होते हैं, वो हमारा क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र कहलाता है। अब आते हैं कि हमारा मानव पाचन तंत्र दो भाग में बटा होता है। हमारा मानव जो पाचन तंत्र है, क्या है? मानव पाचन तंत्र, वो कितने भागों में बटा होता है? तो हमारा दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में? तो दो भागों में। पहिल का पहिल का क्या है हमारा? पहिल का क्या है हमारा? आहार नाल। क्या? हमारा आहार नाल। और दूसरा का सहायक पाचक ग्रंथियां। आहार नाल में एक लंबी नली है जो मुख से गुदा तक जाती है। आहार नाल का मतलब होता है जो यहाँ से शुरू होती है और गुदा यानी उत्सर्जन अंग तक, अंग उत्सर्जन अंग तक का जितना भी अंग होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। यह एक लंबी क्या होती है? नली होती है। क्या होती है? लंबी यानी लंबा नली होती है, जो कहाँ से शुरुआत होता है? तो मुख से शुरुआत होता है, यहाँ से शुरुआत होता है और गुदा तक यानी उत्सर्जन अंग तक जाके खत्म होता है। क्या होता है? उत्सर्जन अंग तक खत्म होता है। जैसे मुख होता है, क्या होता है? मुख होता है, फिर ग्रसनी होता है, फिर क्या है? ग्रसनी, फिर अमाश है, फिर अमाश है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मूलाश है, और फिर मलाश है, फिर गुदा। क्या? गुदा। क्या हो गया? गुदा। जैसे ये हमारा क्या है? मुख है। ये हमारा क्या है? तो ये जो हमारा मुख है, उसके बाद ये जो छोटा सा ये जो लाइन आ रहा है, ये जो लाइन आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यही हमारा क्या है? ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी। मुख में भोजन का ग्रहण करते हैं और चबाते हैं, लार की सहायता से वो मिल जाता है, मतलब जटिल अवयव को सरल घटकों में मुख में ही तोड़ देते हैं। उसके बाद ग्रसनी में भोजन, उसके बाद भोजन इधर से आता है और ये अमाशय में घुस जाता है। कहाँ? अमाशय में चला जाता है। ग्रसनी के माध्यम से अमाशय में चला आता है। किसकी सहायता से? तो ग्रसनी की सहायता से। अमाशय में भोजन अस्थायी भंडारण करता है तथा पाचन रस द्वारा पाचन शुरू करता है। और अमाशय में लगभग खाना 4 घंटे के लिए स्थित रहता है। क्या करता है? स्थित रहता है, यानी अस्थायी रूप से स्थित रहता है, यहीं पे रहता है। उसके बाद ये यहीं पे पाचन की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू करता है। और उसके बाद ये जो आता है, यहाँ से मिलकर ये छोटी आंत में घुस जाता है। कहने का नाम है ये छोटी, लेकिन ये बड़ी आंत से बड़ी होती है। छोटी आंत यह पाचन का मुख्य स्थान है तथा यहाँ से पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। और जो मेन पाचन की प्रक्रिया है, वो छोटी आंत से शुरू होती है और यहीं से पोषक तत्व अवशोषित होता है। क्या होता है? तो पोषक तत्व यानी प्रोटीन्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, जो भी पोषक तत्व है, हमारे ऊर्जादायक जो भी चीजें हैं, वो उनका यहीं से अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण करती है तथा अपचे भोजन को मल में, यानी बड़ी आंत जो होती है, ये जो हमारा बड़ी आंत है, इसमें पानी का अवशोषण होता है। क्या होता है? पानी का अवशोषण, यानी आप जितने भी भोजन के साथ जो पानी जो जो जो
आपके शरीर में पानी है, जो वाटर है, उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। और पोषक तत्व का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। और यहाँ से जो है ये बड़ी आंत पानी को क्या करता है? पानी को अवशोषित करके मल द्वार के पास भेज देता है, यानी मल द्वार के पास भेज देता है, यहाँ पे भेज देता है। कहाँ भेज देता है? मल द्वार के पास, जहाँ से अपचे भोज्य पदार्थों का हम उत्सर्जन करते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद मलाशय यानी मल का अस्थायी भंडार करता है, यानी ये क्या करता है? जितने भी अपचे भोज्य पदार्थ हैं, जितने भी अपचे भोज्य पदार्थ हैं, उसको अस्थायी रूप से अपना यहाँ पे इकट्ठा कर लेता है। और क्या करता है? इकट्ठा करता है और मल को शरीर से बाहर निकालने में मर। और ये गुद्दा, ये होता है गुद्दा, जो ये अस्थायी किया रहता है मलाशय, वो गुद्दा के पास भेज देता है। और गुद्दा जो है, जो वो मल को शरीर से बाहर निकाल देता है। क्या करता है? तो मल को शरीर से बाहर निकाल देता है। क्या करता है? तो मल को शरीर से बाहर निकाल देता है। समझ में आ गया कि पहले मुख में भोजन जाता है, यहाँ से भोजन ग्रास नली की सहायता से अमाशय में आता है। अमाशय के बाद यहाँ भोजन की पाचन की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती है। फिर ये छोटी आंत में आती है। छोटी आंत में आने के बाद, छोटी आंत में आने के बाद ये क्या होती है? इसका छोटी आंत में आने के बाद यह पोषक तत्व तो यहाँ से अवशोषित होने लगता है। क्या होता है? तो पोषक तत्व तो हमारा अवशोषित होने लगता है और फिर अवशोषित हो जाता है। फिर ये बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। फिर मलाशय में जो ये वेस्ट पदार्थ होते हैं, वो मलाशय में आके स्थित हो जाते हैं और ये गुदा के पास चला जाता है और गुदा अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। क्या करता है? बाहर निकाल देता है। किसको निकाल देता है? तो मल को बाहर निकालता है। किसको निकालता है? मल को बाहर निकालता है। तो हमारा जो पाचन तंत्र की प्रक्रिया वो कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से। और खत्म कहाँ होती है? तो गुद्दा से। खत्म कहाँ होती है? तो गुद्दा से। समझ में आ गया कि हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? तो हमारा मुख से शुरू होता है। कहाँ से होता है? तो मुख से शुरू होता है। और फिर ग्रसनी, फिर उसके बाद अमाशय में जाता है। अमाशय के जाने के बाद वो छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर वहां से मलाशय में स्थित होता है, जो मल होता है। वहां से फिर गुदा जो है, गुदा यानी वो शरीर से मल को बाहर निकाल देता है। क्या कर देता है? मल को बाहर निकाल देता है। पाचन तंत्र यानी पाचन, भोजन का पाचन क्या है? तो भोजन को, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में खंडित कर देना यानी तोड़ने की प्रक्रिया भोजन का पाचन कहलाता है। और इसको संपन्न करने वाले अंग को क्या कहते हैं? इसके संपन्न करने वाले अंग को क्या कहते हैं? तो पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पाचन तंत्र कहते हैं। अब थोड़ा सा आता है सहायक पाचक ग्रंथियां में, यानी सहायक पाचक ग्रंथियां। ये हमारा आहार नाल यानी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब ये जो सहायक पाचन जो ग्रंथियां हैं वो क्या क्या है? तो लार ग्रंथियां है। क्या है? तो लार ग्रंथियां है। यकृत यानी लीवर है। अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय। ये ग्रंथियां पाचक रस का स्राव करके पाचन की प्रक्रिया में सहायक होती हैं। ये जो ग्रंथियां हैं वो पाचक रस का स्राव करती हैं। क्या करती हैं? तो पाचक रस का स्राव करती हैं और भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। क्या होती है? भोजन के पाचन में सहायक होती है। यानी सहायक जो पाचक ग्रंथियां वो क्या करती हैं? भोजन के पाचन के लिए क्या छोड़ती हैं? तो रस का स्राव करती हैं। किसका? एंजाइमों का। एंजाइमों का यानी रस का क्या करती हैं? तो स्राव करती हैं। क्या करती हैं? तो स्राव करती हैं। लार, लार का स्राव करती है। जो लार ग्रंथियां होती हैं वो लार का स्राव करती हैं। लार से ही जटिल अवयव को सरल घटकों में तोड़ दिया जाता है, मुलायम बना दिया जाता है भोजन को, जिससे इंजाइम, जिसमें इंजाइम होते हैं और स्टार्च का पाचन शुरू करती हैं। जिसमें विभिन्न इंजाइमें होती हैं और वो भोजन का पाचन शुरू करती हैं। यकृत, लीवर यानी पीत के रस का स्राव करती हैं। ये जो यकृत यानी लीवर है, ये पीत का रस का स्राव करती है और वसा के पाचन में सहायक होती है। यह तेलीय चीजों का, यकृत जो है वो तेलीय चीजों का क्या करता है? तेलीय चीजों का क्या करता है? तो पाचन करता है। क्या करता है? तो पाचन करता है। क्या करता है? पाचन में
सहायक होता है। अपना पीत का रस, ये पीत का रस का स्राव कौन करता है? यकृत यानी लीवर करता है। इसका आकार यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। अग्नाशय पाचक रस, इंजाइम जैसे ये जो इनामेल होता है इत्यादि का स्राव करता है। ये अग्नाशय जो है ये भी कई प्रकार के पाचक रसों का क्या करता है? स्राव करता है, जो प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होती है। अग्नाशय किस किस के पाचन में सहायक होती है? तो प्रोटीन में, वसा में तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होती हैं। क्या होती है? सहायक होती है। ये भी ये क्या करती हैं? पाचक रस का क्या करती हैं? तो स्राव करती हैं। क्या करती हैं? तो स्राव करती हैं। समझ में आ गया होगा? पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार फिर से देख ले इसको। आगे बढ़े? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है, हाँ, मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्न पोषण पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसको समझेंगे कि मनुष्य को कार्य करने के लिए, किसके लिए? कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है मनुष्य को विभिन्न कार्य को संपन्न करने के लिए, यानी करने के लिए। वो कौन कौन से पोषण है? तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण, विटामिन एवं जल। ये सभी पोषक जो तत्व हैं, ये मनुष्य के कार्यों के लिए, यानी मनुष्य के जीवन की गति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। पहला क्या है हमारा? तो कार्बोहाइड्रेट है। ये शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। जो कार्बोहाइड्रेट है ये शरीर के लिए मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। इसका कार्य क्या है? तो ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जब लेने के बाद, कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है जिसको ग्रहण करने के बाद शरीर में ऊर्जा होता है। शरीर में ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। शरीर में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी ऊर्जा मिलता है। तथा मस्तिष्क और मांसपेशियों को कार्य करने के लिए शक्ति देती है। तथा मस्तिष्क जो होता है, जो हमारा दिमाग होता है, और मांसपेशियों को कार्य करने के लिए ये शक्ति देता है। क्या करता है? शक्ति देता है। किसको किसको? तो मस्तिष्क तथा मांसपेशियों को, मस्तिष्क तथा मांसपेशियों को। अब इसका मुख्य स्रोत ये प्राप्त कहाँ से होता है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसमें? तो चावल में, गेहूं में, आलू में, मक्का में, ब्रेड में, दाल में, चीनी में। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं? तो चावल है, गेहूं है, आलू है, मक्का है, ब्रेड है, दालें हैं, चीनी है इत्यादि इसके मुख्य स्रोत हैं। क्या है? तो इसके मुख्य स्रोत हैं। किसके मुख्य स्रोत हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है। किसके किसके स्रोत है मुख्य? तो ये कार्बोहाइड्रेट के। क्या है? तो चावल है, आलू है, मक्का है, ब्रेड है, दालें हैं, चीनी है इत्यादि चीजें हैं, इसके मुख्य स्रोत हैं। और इससे किसको किसको ऊर्जा मिलता है? तो मस्तिष्क को और मांसपेशिया को। ये मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। अब आते हैं दूसरा, प्रोटीन। क्या? अब आते हैं दूसरा, प्रोटीन। ये शरीर के विकास एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए, यानी शरीर के निर्माण के लिए, यानी वृद्धि के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। तथा ऊतकों के लिए, यानी टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। कहीं कट जाए, फट जाए, उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। अब इसका कार्य क्या है? तो शरीर के ऊतकों को निर्माण करते हैं तथा वृद्धि, मरम्मत और प्रतिरक्षा, यानी रक्षा में ये सहायक होते हैं। यानी इसका कार्य यह है कि ये ऊतकों का निर्माण करते हैं तथा वृद्धि, विकास इत्यादि चीजों में ये क्या होते हैं? रक्षा करने, ये टूट फूट की मरम्मत इत्यादि में ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इसका मुख्य स्रोत क्या है प्रोटीन का? दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, दालें, सोयाबीन, पनीर इत्यादि ये इसके क्या है? मुख्य स्रोत हैं। यानी प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? बताएं जल्दी। दूध, दही,
अंडा, मांस, मछली, दालें, सोयाबीन, पनीर इत्यादि चीजें इसके मुख्य स्रोत हैं। क्या है? मुख्य स्रोत है। यह शरीर के निर्माण तथा ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। दो को समझ में आ गया, दो को पोषक तत्व। अब तीसरा बारी होता है वसा। क्या आता है? तो हमारा वसा आता है। यानी वसा वसा क्या है? सबसे पहले ये समझेंगे कि ये सघन ऊर्जा का स्रोत है तथा शरीर को संरक्षण प्रदान करती है। ये शरीर का संरक्षण यानी संरक्षण प्रदान करती है। इसका कार्य क्या है? ये ऊर्जा प्रदान करती है। वसा यानी जो तेलीय चीज है, ये ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर को गर्मी से बचाती है। शरीर को किससे बचाती है? तो गर्मियों से बचाती है। वसा जो पोषक तत्व है तथा कुछ विटामिन के अवशोषण में सहायक होती है तथा कुछ जो विटामिन होते हैं उनका ये अवशोषण भी करती है। क्या करती है? अवशोषण करती है, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में लेना भी हानिकारक हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? तेल है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत हाँ तेल है, घी है, मक्खन है, बादाम है, मूंगफली है, तिल है, नारियल है। ये इसके मुख्य स्रोत है। किसके मुख्य स्रोत है? यानी वसा के। किसके? वसा के। वसा के मुख्य स्रोत तेल, घी, मक्खन, बादाम, मूंगफली, तिल, नारियल इत्यादि इसके मुख्य स्रोत है। और ये विटामिन का अवशोषण करने में भी सहायक होती है। चौथा आता है हमारा खनिज लवण। चौथा क्या आता है? तो हमारा खनिज लवण आता है। क्या आता है? तो खनिज लवण। ये शरीर के विभिन्न कार्यों के नियंत्रण में सहायक होती हैं। ये हमारे नियंत्रण एवं समन्वय में सहायक होती हैं। क्या होती है? शरीर के विभिन्न क्रियाओं के लिए, मतलब कार्य करने की क्षमता के लिए, कार्य करने में नियंत्रण रखने के लिए हमारा जो खनिज लवण है वो काफी आवश्यक यानी सहायक होती हैं। क्या होती है? सहायक होती है। अब इनका कार्य क्या है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखती हैं। खनिज लवण हड्डियों और दांतों को क्या करती है? मजबूत बनाती हैं। किसको मजबूत बनाती है? तो हड्डी को और दांतों को। किसको? हड्डी को और दांतों को। तथा रक्त निर्माण में, किसमें? रक्त निर्माण में, तंत्रिका में, क्रियाओं और जल संतुलन में सहायक होती है। जो ये खनिज लवण है ये जल संतुलन बनाए रखती हैं। क्या बनाए रखती हैं? तो जल संतुलन बनाए रखती हैं। क्या करती हैं? जल संतुलन बनाए रखती हैं। और हड्डी और दांतों को मजबूत रखती हैं। क्या करती है? मजबूत रखती है। क्या? तो खनिज लवण। क्या? तो खनिज लवण। समझ में आ गया? अब इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो दूध है। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पत्तेदार जो सब्जियां हैं, जो हरी सब्जियां हैं उसमें खनिज लवण पाए जाते हैं। फल में, दाल में, साबुन में, साबुत में, साबुत जो अनाज होता है, आयोडीन में खनिज लवण पाया जाता है। युक्त नमक, जो आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसमें हमारा खनिज लवण पाया जाता है। तो समझ में आ गया? खनिज लवण का इसका कार्य हड्डी और दांतों को मजबूत करना होता है तथा जल संतुलन में सहायक होती है। और ये इनका जो मुख्य स्रोत है या ये इनका मुख्य स्रोत है। समझ में आ गया होगा? अब आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार देख ले खनिज लवण का। खनिज लवण का क्या है? खनिज लवण ये शरीर के विविध क्रियाओं में नियंत्रण रखती हैं। क्या करती हैं? तो हमारा नियंत्रण रखती हैं। कार्य इनका क्या है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखती हैं। क्या करती हैं? तो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखती हैं। और इनका मुख्य और ये जल संतुलन भी बनाए रखती हैं। क्या करती हैं? तो जल संतुलन भी ये बनाए रखती हैं। और इनका मुख्य स्रोत क्या है? तो दूध, दही, पत्तेदार, दही नहीं बस दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दालें, आयोडीन युक्त नमक, ये सब इनके लिए क्या होता है? जरूरी होता है। अब आता है विटामिन्स। क्या आता है? हमारा विटामिन्स। ये शरीर की क्रियाओं के सुचारू संचालन के लिए सहायक है। ये शरीर की क्रियाओं के लिए हमेशा के लिए सुचारू रूप से यानी हमेशा के लिए संचालन के लिए ये आवश्यक होती हैं। क्या होती हैं? तो आवश्यक होती हैं। इनका कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करती हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं तथा शरीर की वृद्धि
वृद्धि, दृष्टि, त्वचा, हड्डियों और प्रतिरक्षा में सहायक होती है। यानी ये इनका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा करना होता है, शरीर में वृद्धि। इनका मुख्य स्रोत क्या है? तो इनका मुख्य स्रोत ये है कि फल है, हरी सब्जियां है, दूध है, अंडा है, मछली है। क्या है? मछली है, अंकुरित अनाज है। जो अंकुरित अनाज है वो इनके मुख्य स्रोत हैं। और छठा यह है कि जल है। छठा क्या है? जल है। यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। इनका कार्य क्या है? शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक पाचन, अवशोषण, परिवहन, तापमान नियंत्रण और अपशिष्ट निष्कासन में ये सहायक होती है। यानी तापमान नियंत्रण में, अवशोषण में, परिवहन में ये जल बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक है। और मुख्य इसकी स्रोत क्या है? पानी का पीने का पानी, फल, सब्जियां, सूप, दूध इत्यादि इसके मुख्य स्रोत है। क्या है? तो मुख्य स्रोत है। समझ में आ गया होगा। जल जल शरीर का लगभग 60 से 70% भाग होता है और सभी जैविक क्रियाओं के लिए अनिवार्य होता है। यानी 60 से 70% भाग शरीर में जल का होना चाहिए और ये जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है? तो आवश्यक होता है। समझ में आ गया होगा ये सारी प्रक्रियाएं। जो ये पोषक तत्व हैं ये जीवन की गति के लिए, यानी मनुष्य के शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए ये पोषक पदार्थ जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण और काफी आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। क्या है? तो आवश्यक है। एक ये भी जान ले, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा कि भोजन के पाचन की भोजन की पाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो 5 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो 5 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? तो 5 चरणों में पूर्ण होती है। पहल का अंतग्रहण, दूसर का पाचन, तीसर का अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा मल परित्याग। यानी ये जो 5 जो आपको प्रक्रियाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हीं 5 प्रक्रियाओं से भोजन का पाचन होता है। क्या होता है? तो भोजन का पाचन होता है। अंतःग्रहण मतलब भोजन को मुख में लाना। अंतःग्रहण यानी भोजन को मुख में लाने की प्रक्रिया होती है। इसका मुख स्थान क्या होता है? तो मुख यानी दांत, यानी जीभ में। मुख का कार्य क्या है? भोजन को चबाना और लार के साथ मिलाना और निगलना। मुख में कौन सी प्रक्रिया होती है? भोजन को चबाते हैं और लार के साथ भोजन को क्या करते हैं? मिला देते हैं। उसके बाद आता है हमारा पाचन। क्या आता है? तो हमारा पाचन क्या आता है? तो हमारा पाचन। मुख का काम क्या है? मुख का काम यही है कि वो भोजन को चबाएगा और फिर लार के साथ मिला के निगल लेगा। निगलने के बाद पाचन आ जाएगा। भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर पाचन करना, भोजन के जटिल अवयव को सरल अवयवों में तोड़ना और उनका पाचन करना। मुख स्थान क्या है? आमाशय यानी छोटी आंत में। बताइए कि हमारे आमाशय में लगभग 4 घंटे तक भोजन स्थित रहता है और छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इंजाइमों और रसों की सहायता से भोजन को सरल रूप में बदल देना। यानी इंजाइमों की सहायता से। किससे? तो इंजाइमों की सहायता से भोजन के जटिल अवयव को सरल अवयव में तोड़ देना, इंजाइमों की सहायता से। किसकी सहायता से? तो इंजाइमों की सहायता से। समझ में आ गया पाचन। अब आते हैं अवशोषण पे। अब आते हैं अवशोषण पे। पचे हुए भोजन को रक्त में पहुंचाना। जो पचे हुए भोजन होते हैं, जो पचे हुए भोजन मतलब क्या? पोषक तत्व को रक्त में पहुंचाना, रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों में पहुंचाना, रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। यानी पचे हुए भोजन को रक्त यानी उत्तकों ऊर्जा के रूप में वो पहुंचाते हैं। किसके रूप में पहुंचाते हैं? ऊर्जा के रूप में। यानी पोषक तत्वों को ऊर्जा के रूप में रक्त में पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। इसका मुख स्थान कहाँ होता है? छोटी आंत यानी विली, उसको विली भी बोलते हैं। छोटी आंत से छोटी आंत से क्या होता है? पोषक तत्व का अवशोषण होता है। क्या होता है? तो पोषक तत्व का अवशोषण होता है। पोषक तत्व का क्या होता है? अवशोषण होता है और वहां से वो रक्त में ऊर्जा के रूप में उसको
भेज दिया जाता है, यानी चला जाता है एक अंग से दूसरे अंग तक, सभी अंगों के जहां जहां जिस जिस अंगों के लिए जरूरी होता है। पोषक तत्वों का रक्त में अवशोषित होकर पूरे शरीर में पहुंच जाना है, और रक्त में अवशोषित हो जाता है और पोषक तत्व पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। और शोषण समझ में आ गया। स्वंगीकरण, क्या? स्वंगीकरण, ऊर्जा का उपयोग करना कार्य करने में। स्वंगीकरण मतलब ऊर्जा का उपयोग करना। अब वहां से रक्त के माध्यम से ऊर्जा सारे शरीर के अंगों में फैल गया, और स्वांगीकरण के माध्यम से कार्य करने में अपना ऊर्जा का उपयोग करना। मुख्य स्थान क्या? संपूर्ण शरीर की कोशिकाएं से। क्या है? कोशिकाएं से। मुख्य कार्य क्या है? पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करना और शरीर के सभी कार्य करना। इसका मुख्य यही है कि पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेना और शरीर के सभी कार्यों में लगा देना। पांचवा क्या है हमारा? पांचवा हमारा है मल परित्याग। अपचय भोजन को परित्याग गुदा द्वार करना। यानी जो अपचय जो भोजन होते हैं, क्या होते हैं? अपचय जो भोजन होते हैं, उसको गुदा के माध्यम से, किसके माध्यम से? गुदा द्वार के माध्यम से उसका परित्याग कर देना, यानी उसका उसका उत्सर्जन कर देना। अपचित वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं, जो वर्ज्य जो पदार्थ होते हैं, उसको मल, यानी उसको मल परित्याग कहते हैं। उसको बाहर निकाल देना शरीर से, किसके माध्यम से? तो गुदाद्वार के माध्यम से। इसका मुख्य स्थान क्या है? बड़ी आंत तथा मलाशय तथा गुदाद्वार। पहले ही बताया है, मलाशय जहाँ वो सब चीजें जमा होती है और गुदाद्वार के माध्यम से वो बाहर निकल जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो अपचय भोजन को मल के रूप में बाहर निकालना। इसका मुख्य कार्य यही है, मल परित्याग का, कि जो अपचय भोज जो पदार्थ होते हैं, वो मतलब गुदाद्वार से उसको बाहर निकाल देना। क्या कर देना? तो गुदा द्वार से उसको बाहर निकाल देना। इस प्रकार भोजन के मुख प्रवेश करने की पाचन नलिका होते हुए शरीर के उपयोगी तत्वों में बनाना और अवशिष्ट पदार्थों को मल के रूप में बाहर निकाल, ये भी वही बात किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि कल हम आपको शुरू करेंगे दांत के बारे में। किसके बारे में? तो दांत के बारे में। किसके बारे में? तो दांत के बारे में। नहीं, थोड़ा सा एक और चीज समझ ले कि जो दांत और जो मुख जो है, ये सभी हमारा पाचन तंत्र में ही आता है। क्या आता है? तो हमारा पाचन तंत्र में ही आता है। क्या आता है? पाचन तंत्र में ही आता है। और हमारा पाचन तंत्र का शुरुआत मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है। तो मुख से ही कल हम स्टार्ट करेंगे, अगले क्लास में मुख से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लार ग्रंथिया से, उसके बाद दांत के बारे में बताएंगे कि दांत कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से दांत होते हैं, कौन से दांत का कौन सा काम होता है, ये सभी चीजें बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेरी पूरी क्लास आज तक इतना ही रहने देते हैं। मेरी क्षमता होगी कि शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।